आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। नो बेटा, ये चैप्टर है क्या? पहले आज का जो लेक्चर है ना वो बड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा, ठीक है। बट स्टिल कुछ ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो मल्टीपल्स के अंदर पेपर में आती है, ठीक है। बट थोड़ा आपको मैं एक बेसिक सी जो नॉलेज है पहले आपको मैं वो दूंगा। देखो बेटा, आप लोग जब +1 में थे, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअली में, तो वहां पे ना आपको एक बात बताई गई थी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो जैसे गोल्ड है या कॉपर है या वो ऑक्सीजन है, all elements are made up of small particles and these small particles are called, yes, उन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स। सब एटम्स, है ना। हमने ये बात पढ़ी हुई है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब एटम से बने हुए हैं। हम ये बात जानते हैं, ये बात हमने +1 से स्टडी की हुई है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ क्या? एटम्स। पर हमारा इस चैप्टर में एम क्या है? हमने ये पता लगाना है कि भाई गोल्ड एटम से बना हुआ है, कॉपर एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, इट्स ओके। पर उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है? एटम एक के ऊपर एक के ऊपर एक किस तरीके से अरेंज है, आपने वो वाली बात पता लगानी है। पहले आपको मैं इस अरेंजमेंट का मतलब समझाता हूं। जैसे आप ये वाली बात देखो, जैसे मान लीजिए अब ये आपके पास एटम्स है, ये मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है। और यस, मैंने उन एटम्स को ना अरेंज कर दिया, आपके सामने अरेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन एटम्स के ऊपर कुछ और एटम्स रख दिए, कुछ और मैंने एटम्स रख दिए। अब जैसे आपको ये वाली अरेंजमेंट दिख रही है, ये जो भी अरेंजमेंट है वो आपको दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मानते हो ना ये अरेंजमेंट पहले के मुकाबले थोड़ी अलग हो गई। यस, क्या बात क्लियर? यस यस सर। ध्यान से देखो बेटा, ये भी एटम्स की अरेंजमेंट है, यहाँ भी एटम्स के ऊपर एटम है, पर देखो यहाँ बीच में खाली जगह है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ ना एटम्स के बीच में थोड़ी सी खाली जगह दिख रही है, पर ये भी एक टाइप की अरेंजमेंट है। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में बेटा ये स्टडी करना है कि किस एलिमेंट के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, ये बात हमने स्टडी करनी है। पर अच्छी बात ये है, जैसे एलिमेंट्स तो 118 है, 118 है, ठीक है। या मैं आपको बताऊं, अगर आप एटम्स को अरेंज करना चाहो ना तो 7 तरह के मेथड होते हैं जिसमें आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो। हमने उन 7 मेथड में से सिर्फ एक ही सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक सिस्टम, और वो है क्यूबिक सिस्टम। यानी हमने सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना, कोई स्पेशल टाइप के जो आपके होंगे ना अरेंजमेंट, हमने सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब ये जो मॉडल आपको दिख रहा है, ये जो भी मॉडल है ये एटम्स है, पर ये एटम कैसे है उसको छोड़ो, आप सिर्फ शेप की तरफ देखो। ये शेप कैसी दिखाई दे रही है? शेप क्यूबिक शेप है कि नहीं है? क्यूबिक शेप है कि नहीं? क्यूबिक। यस 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 अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, दिस मैच बॉक्स, क्या इसकी शेप भी क्यूबिक शेप है? ये भी क्यूबिक शेप है, क्यूब नो सर क्यूबॉइड क्यूबॉइड है क्यूबॉइड ना। अब इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स में एटम जब अरेंज होते हैं तो वो क्यूबिक शेप बनाते होंगे, और कुछ में जब अरेंजमेंट होते हैं तो वो शायद क्यूबॉइड शेप बनाते होंगे, वो इस तरह की शेप बनाते होंगे, ठीक है ना। तो कौन से एलिमेंट में क्यूबिक शेप होती है, हमने सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपने स्टडी करना है। यस बेटा, क्या सबको बात क्लियर हो गई? यस सर यस सर तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें ना बड़ा कुछ ऐसे ना मतलब प्रैक्टिकली सी बात सीखने को मिलेगी। पर वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ पहले बेसिक बातों पे आता हूँ। अब थोड़ी बेसिक बातें पहले चलेंगी, फिर आपका ये मेन चैप्टर आएगा। नाउ बेटा, नाउ सॉलिड्स। बेटा पहली बात, सॉलिड्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक को आप लोग बोलते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक को बोलते हो अमोर्फस सॉलिड। अब दिखने में तो आप लोग कहोगे कि ये एक सॉलिड है, ये जो है वो एक सॉलिड है, ठीक है। और अगर जैसे मेरे पास एक कॉपर की रॉड है तो दिखने में तो ये भी सॉलिड है, पर दोनों सॉलिड में डिफरेंस है। इनमें से एक सॉलिड है क्रिस्टलाइन, एक सॉलिड है अमोर्फस। अब कौन सा सॉलिड कौन सा होता है वो हमने समझना। बेटा मैं इनके बारे में जो भी बताऊंगा ना, पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, वो सब के सब कौन से होते हैं? दे आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। तो यानी कि जब मैं बातें बताऊंगा तो आपको पता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, जिंक सल्फाइड सॉल्ट हो गया, आपकी आइस हो गई, ये सभी के सभी जो सॉलिड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमोर्फस की जैसे एग्जांपल है रबर। रबर एक सॉलिड है बट इट इज ए अमोर्फस। ग्लास, जितने भी तरह के प्लास्टिक होते हैं ये सब के सब अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आपकी जो वुड हो गई, ठीक है। तो जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो दिमाग में रहे कि अच्छा मैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो दिमाग में रहे कि मैं इनके बारे में बता रहा हूं। नाउ सुनो बेटा, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? जिनके अंदर एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जिनके अंदर एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर पैक्ड होते हैं। बेटा मैं ये नहीं कहना चाहता कि हेक्सागन शेप ही बनेगी, शेप चाहे कैसे मर्जी बना देना, पर आपको ना एक रेगुलर सा पैटर्न दिखाई देगा। अगर रेगुलर पैटर्न है इसका मतलब वो सॉलिड क्रिस्टलाइन है। अगर उसमें इररेगुलर पैटर्न है, इररेगुलर अरेंजमेंट है, कोई एटम कहाँ आ गया, कोई एटम कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, अगर इररेगुलर अरेंजमेंट बन रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। यस बेटा, बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। आप कहोगे सर इस डेफिनेशन से ना बात तो समझ में आ गई, रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, पर इसको देख के, किसी सॉलिड को देख के हमें ये तो नहीं आइडिया मिलता ना कि इसमें अरेंजमेंट रेगुलर है या इरेगुलर। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. है ना? तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई जो मतलब प्रैक्टिकली तो देखने से समझ में नहीं आता। अभी और देखो, हम उन सॉलिड्स को कहते हैं क्रिस्टलाइन बेटा जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। दोज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट पे पिघल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आइस होती है, या तो वो हार्ड है या वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। कभी आइस को देखा कि आइस सॉफ्ट हो गई हो? कभी ऐसा देखा है? नो सर। No, sir. या तो वो हार्ड होगी या एकदम से पिघलेगी। इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटा प्लास्टिक और रबड़ को अगर आप मेल्ट करते हो तो आपको पता है ना, पहले थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एकदम से नहीं मतलब मेल्ट होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। तो अगर आपने किसी मेटल, किसी सॉलिड को पहचानना है कि वो क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है, आप उसे मेल्ट करके देख लो। अगर एकदम से पिघल गया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर सॉफ्ट हो के पिघला तो इसका मतलब वो अमोर्फस है। ये इस बात क्लियर हो गई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसमें बेटा एटम्स जो होते हैं ना, इसमें एटम्स आर रिजिड। एटम्स आर रिजिड मतलब एक बार जो एटम जहां आ गया अपने आप वो हिलता नहीं है, अपने आप वो हिलेगा नहीं। एटम्स आर रिजिड। इसमें एटम्स जो है वो बहुत स्लो स्लो स्पीड से धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें एटम्स आर नॉट रिजिड, वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि पेपर में कई बार मल्टीपल्स में ये क्वेश्चन आ जाता है या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ग्लास, जब हम किसी खिड़की पे कहीं पे ग्लास लगाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है, तो उसकी थिकनेस जो होती है हर तरफ एक जैसी होती है। बट काफी टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, अगर आप ग्लास की थिकनेस को मेजर करोगे ना, ऊपर से थोड़ा सा वो पतला हो जाएगा, नीचे से थोड़ा सा वो मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली में ना आप कहना ग्लास इज ए अमोर्फस सॉलिड, उसमें एटम धीरे धीरे मूव करके नीचे नीचे आते रहते हैं। जब एटम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो नीचे एटम्स ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा थिक हो जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा। ये इस बात क्लियर हो गई? इसलिए ऐसा होता है। यस सर। Yes. Yes, sir. जो होते हैं ना, जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे शो क्लीन कट। क्लीन कट, अगर आप इसे काटोगे ना तो जो कट आता है वो स्मूथ आता है। पर इसमें इररेगुलर कट आते हैं। इररेगुलर कट आता है मतलब स्मूथ कट नहीं आता। ये मतलब कुछ सरफेस इररेगुलर सी रहती है। ये प्रैक्टिकली पता चलता है देखने से। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, दे शो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जबकि जो अमोर्फस होते हैं दे शो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब पहले वो क्या है वो समझाता हूं। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी? दोज शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन
जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे उसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। दोज शो सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट, जो डिफरेंट डायरेक्शन में बेटा सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। यस बेटा, क्या कुछ कंफ्यूजन आई इस पॉइंट को पढ़ के? यस सर। एक तो ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर बात थोड़ी समझ में नहीं आई, और एक कंफ्यूजन, एक मेन कंफ्यूजन ये नहीं आ रही कि सर डेफिनेशन से देखकर तो लगता है कि आप उल्टा बोल गए, ऐसा दिमाग में आ रहा है? हाँ जी सर। है ना? यस सर। शायद कई बार दिमाग में आता है सर इसमें देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर अरेंजमेंट इसके अंदर रेगुलर है तो इसमें तो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर आपने तो डिफरेंट प्रॉपर्टी तो इसमें लिख दिया, और इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे आपने सेम प्रॉपर्टी लिख दिया, है ना? बेटा जो लिखा है वो सही लिखा है, और ये बात आपको ना यहां से समझ में आएगी। एटम्स आर रिजिड, एटम्स आर नॉट रिजिड, यहां से समझ में नहीं आएगी, ये वाले पॉइंट्स आपको बताएंगे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, पहले मैं प्रूव करता हूं कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे शो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। बेटा ऐसा मान लो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये मान लो NaCl एक कंपाउंड होता है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। वो अब छोड़ दो कि एटम कैसे दिख रहा है। ये मान लो एटम Cl वाला है, ये सोडियम है, ये सोडियम वाला एटम है, ये Cl वाला एटम है। क्या बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैंने कहा था जितने भी सॉल्ट होते हैं दे आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंगली देखूं तो आप ध्यान देना, अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं, तो देखो एटम्स कौन से मिल रहे हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। और अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं तो एटम्स कौन से मिल रहे हैं? क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, ऐसे एटम आएंगे। अब यहां कोई और एटम्स है, यहां कोई और एटम्स हैं। जब एटम्स ही अलग अलग हैं तो प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ये बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नाउ आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूं। हाउ दे शो सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया और मैंने उसमें पानी डाल दिया, फिर मैंने एक शुगर क्यूब ली, शुगर क्यूब को मैंने ऐसे डाला, ऐसे डाला, ऐसे नीचे आके यहाँ पे आके आगे बैठ गई और पिघल गई, डिसोल्व हो गई। बताओ पानी सिर्फ यही मीठा होगा? क्या सिर्फ यही पानी मीठा होगा? नो सर। नो सर। नो सर। पानी तो हर तरफ से मीठा हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, मैंने तो शुगर डाली ऐसे और ऐसे आके नीचे बैठ गई, तो सारा पानी मीठा कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता ना मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, और लिक्विड में एटम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स मूव कर करके सारे में फैल गए। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। इसलिए हर जगह पे टेस्ट एक जैसा हो गया, हर जगह का टेस्ट एक जैसा हो गया। सिमिलरली जो अमोर्फस होते हैं दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं होते, वो भी एटम्स मूव करते रहते हैं। तो मूव करने की वजह से हर डायरेक्शन के अंदर सेम सेम एटम हो जाते हैं। जब हर तरफ सेम एटम्स होंगे तो प्रॉपर्टीज भी तो फिर सेम ही आएगी। क्या बात क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि बेटा जो सॉलिड्स होते हैं ना क्रिस्टलाइन वाले, वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अमोर्फस वाले क्या शो करते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। बेटा हमारे चैप्टर में जो सॉलिड्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने इनके बारे में पढ़ना है, ऐसे सॉलिड्स के बारे में हमने स्टडी नहीं करना। तो आपका जो चैप्टर है इज अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर बात? यस सर। अब जो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अब वो फर्दर वो जो है चार तरह के होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार तरह के होते हैं। एक होते हैं आयनिक सॉलिड, एक होते हैं मेटेलिक सॉलिड, एक होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और एक होते हैं कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। ये डिपेंड करता है उनके जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है। अगर बेटा उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है
तो इसका मतलब वो आयनिक सॉलिड होगा। अगर उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है तो वो मेटेलिक सॉलिड होगा। अगर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है तो वो नेटवर्क सॉलिड होगा। और अगर उनके बीच में या तो वंडरवॉल फोर्सेस है, या तो वंडरवॉल फोर्सेस है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो जो सॉलिड होगा वो कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो पेपर में मल्टीपल में ये पूछ सकते हैं कि कोई एक दे देंगे सॉलिड और पूछेंगे इनमें कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक में तो आयनिक, मेटालिक में मेटालिक, कोवेलेंट में कोवेलेंट। अगर आ गया मॉलिक्यूलर तो उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? इंटरेक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे करके ना आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2, समझो कुछ ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दें और आपसे पूछ रहे हैं बताओ इनमें से किसके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होगा, ये आपसे पूछेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। बेटा एक तो ना सबसे पहली बात, ये जो आखिरी में लिखा है ना कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसमें ना इसको दिमाग में रखो, नेटवर्क सॉलिड को। ये तो वर्ड कंफ्यूज करेगा, सिर्फ इसी को दिमाग में रखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, आप समझो। पहले तो आयनिक सॉलिड की तरफ देखो, जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। अरे बेटा इतनी तो अपने को नॉलेज होती ही है कि हम देख के पहचान जाएं कि ये आयनिक है कि नहीं है। जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, मेटल्स जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब जो मेटल्स होंगे उनमें मेटालिक बॉन्ड ही होगा। इतनी बात क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा अब नेटवर्क सॉलिड के बारे में मतलब समझो पहले। नेटवर्क का मेरा मतलब ये, सॉरी, ये कोवेलेंट का मेरा मतलब ये नहीं था। कहीं आप सोचो जैसे मैंने वाटर लिख दिया तो आपको देखो सर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये तो कोवेलेंट सॉलिड हो गया। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था ना ये वर्ड कंफ्यूज कर देगा। नेटवर्क के बारे में सुनो। आपने कभी डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में सुना है? डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी नहीं होती, वो एंडलेस स्ट्रक्चर होती है। नेटवर्क सा बन जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ये चीज ये होना चाहिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेटवर्क स्ट्रक्चर उसे कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। इसकी ना एग्जांपल याद ही कर लो, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, दैट्स ऑल। ये 5 एग्जांपल्स आप याद कर लो। नेटवर्क के अंदर यही 5 आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये याद कर लो बेटा। अगर ये याद कर लिए, ये बहुत सिंपल है। अब जो रह गया ना, समझो वो सॉलिड कौन सा होगा आपका? वो आपका होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो रह गया इट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप मुझे बताओ इसमें ये कौन सा सॉलिड है? यस, आयनिक सॉलिड। आयनिक। ये कौन सा है? नेटवर्क सॉलिड। पक्की बात, नेटवर्क। ये कौन सा है? नेटवर्क। ये बताओ कौन सा बन रहा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस, ये बनेगा मॉलिक्यूलर। क्योंकि बेंजीन में बेंजीन नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस आती है। इसमें वंडरवॉल फोर्सेस आएगी। मतलब कहने का मतलब बेटा जो पहचान में ना आया ना उसको आप डाल देना मॉलिक्यूलर में, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये आपको बेसिकली क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपको मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊं इसके ऊपर, यस बेटा बताओ ये कौन सा सॉलिड होगा? ये वाला सॉलिड कौन सा होगा? आयनिक सॉलिड। यस। आयनिक। ये कौन सा होगा? नेटवर्क। ठहरो 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 ठहरो, एक सेकंड ठहरो। हाँ जी, अब बताओ। मेटालिक और मेटालिक। मॉलिक्यूलर। मैंने ऑर्गन लिखा है, ऑर्गन। ऑर्गन इज ए गैस, नोबल गैस होती है और नोबल गैसेस के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होती है और वंडरवॉल जिसमें आ गया वो मॉलिक्यूलर है। मेटल कहाँ से हो गया बेटा? मेटल कहाँ से हो गया? हाँ जी, इसके बारे में बताओ। मॉलिक्यूलर।
यस, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग Molecular. होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये बताओ, Molecular. Molecular. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात। ये बताओ, Metallic. Metallic. कॉपर है, Metallic. कॉपर तो मेटल नहीं चिपका होगा। ये बताओ, Ionic. Ionic. और ये वाला आपका हो जाएगा नेटवर्क। Network. Network. तो ये आपको ऐसे मल्टीपल्स में आ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। यस, बताओ, सबको टॉपिक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो जरा क्या है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल? हाँ जी, बताओ, इन चारों में से कौन से कंडक्टर होंगे, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे? Metallic solid. Metallic. ये वाला क्वेश्चन देखो, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड की। हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी वैल्यू सेम आ रही है अलोंग ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर उसकी सेम प्रॉपर्टी आ रही है। एक सॉलिड है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम चल रही है। बताओ वो कौन से टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन या अमोर्फस? Amorphous. यस, अमोर्फस, क्योंकि ये कौन सी टॉपिक होगी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होगी, सेम डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, तो पक्की बात है कि वो अमोर्फस सॉलिड होगा। यस, बात क्लियर होगी? Yes, sir. एक सॉलिड है जो कि हार्ड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है इन सॉलिड एंड इन मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर भी और मोल्टन स्टेट के अंदर भी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। बताओ वो सॉलिड कौन से टाइप का सॉलिड है? ये Covalent. आयनिक है, Covalent. कोवलेंट है, मेटेलिक है या मॉलिक्यूलर है? मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बताओ। Covalent. Covalent. एक सेकंड, Covalent. एक सेकंड, कोवलेंट कैसे हुआ? Covalent तो sir. हार्ड ही होता क्योंकि डायमंड का टेम्परेचर। ओके, चलो, बिल्कुल बिल्कुल सही। पहले तो प्रूव करो ये आयनिक क्यों नहीं है, आयनिक क्यों नहीं है, ये बताना जरा, क्यों नहीं है आयनिक? क्योंकि सर ये इंसुलेटर है, मोल्टन स्टेट पर कंडक्टर होता है। अगर आयनिक होता तो मोल्टन स्टेट में इंसुलेटर ना होता, कंडक्टर होता। ये सोच के आयनिक नहीं है। मेटेलिक क्यों नहीं है? मेटेलिक होता तो वो इंसुलेटर ना होता, इट इज ए कंडक्टर। मोलिकुलर में तो वीक फोर्सेस होती हैं तो वो इतना हार्ड नहीं होता। तो यस, हम बेसिकली डायमंड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बताया था आप लोगों ने, मतलब ये नेटवर्क सॉलिड है। बहुत सही। ये सबको बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes sir. अब एक इस टॉपिक के ऊपर एक लास्ट करते हैं, फिर एक नए टॉपिक पे आएंगे हम लोग। बेटा, एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मल्टीपल्स में कि हम ना कई बार ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर देखते हैं कि जो ग्लास है होता है ना, ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसमें कुछ मिल्कीनेस दिखाई देती है, व्हाइट सा दिखाई देता है पेपर ग्लास। अगर आप ओल्ड बिल्डिंग को दिमाग में लेके आओ तो आप कह सकते हो कि पंजाब रोडवेज की जो बसें हैं आपकी, जो है ना, वो बसें इतनी पुरानी हैं, अगर आप उनका शीशा देखोगे ना, जो उसको चाहे आगे पीछे से कितना भी साफ कर लेना, बट फिर भी वो आपको ना ट्रांसपेरेंट जो है नहीं दिखाई देगा, व्हाइटनेस दिखाई देगी बीच बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो क्वेश्चन आता है वो व्हाइटनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाइटनेस रिप्रेजेंट क्या करता है? तो आप कहना, हमें पता है ग्लास जो होता है वैसे तो अमोर्फस नेचर का होता है, मिल्कीनेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यस, अमोर्फस क्रिस्टलाइन में और क्रिस्टलाइन अमोर्फस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी अमोर्फस सॉलिड को धीरे धीरे गर्म करो और धीरे धीरे ठंडा करो, बहुत बार ये प्रोसेस रिपीट करोगे ना, तो आपका अमोर्फस क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है रोज दोपहर में गर्मी पड़ती है, ग्लास गर्म हो जाता है, रात को टेम्परेचर ठीक हो जाता है, ग्लास ठंडा हो जाता है, रोज गर्म होता है, रोज ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइन में। और जैसे जैसे वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो उसमें मिल्कीनेस आनी शुरू हो जाएगी। यस बेटा, क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes sir.
Okay, that's all about your basic topic about solids, amorphous and crystalline and type of crystalline nature. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स में जो पेपर में आता है मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस चैप्टर में हमारा एम क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट, कि हमें पता है सारे एलिमेंट्स एटम से बने हुए हैं, पर उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि एटम्स को अगर आप अरेंज करना चाहो ना तो देयर आर 7 टाइप ऑफ सिस्टम्स। 7 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं जिनमें आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो। वो 7 सिस्टम ये वाले हैं, क्यूबिक सिस्टम, रोम्बिक या इसे ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, रोम्बोहाइड्रल जिसे ट्राइगोनल भी कह देते हैं, और मोनोक्लिनिक। ये 7 तरह के सिस्टम होते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में एक ही सिस्टम है, क्यूबिक। हमने क्यूब के बारे में बेसिकली पढ़ना है, हमने जो पढ़ना है बेटा वो क्यूबिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप पहले ये बताओ पेपर में क्या पूछते हैं कि जो क्यूबिक सिस्टम है उसके पैरामीटर्स कैसे होते हैं। पहले सुन लो, जैसे क्यूब में मैं कहूंगा सारी बॉन्ड लेंथ आपस में सेम होती हैं, सारे एंगल आपस में सेम होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। मेरे कहने का बेसिकली बेटा मतलब ये है, आपको पता है क्यूब ऐसा होता है। ये सबको बात क्लियर? सबको बात क्लियर? यस सर। लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी जो हाइट है, ठीक है, डेप्थ है, सभी सेम होती है। तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और इनके बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल जो है, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये कह दो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मान लो एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, इनके सभी एंगल भी आपस में सेम होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो मल्टीपल्स में ये क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी एक सिस्टम दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इन सिस्टम के अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आपस में कैसे होते हैं, कितने होते हैं। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। देखो, चीजें याद करने से याद होती हैं। क्यूब तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि सभी साइड सेम, सारे एंगल भी सेम, दिमाग में बैठ जाएगा। अब रोम्बिक की शेप कैसी होती है? अब रोम्बिक ऐसा होता है, कोई भी साइड्स आपस में सेम नहीं होती, एंगल सारे सेम होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। अब ये शेप होती है रोम्बिक की। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, कोई भी साइड सेम नहीं होती, कोई भी एंगल ना तो आपस में सेम होता ना 90 डिग्री के इक्वल होता। हेक्सागोनल में क्या होता है, 2 साइड तो सेम होती है पर एक साइड सेम नहीं होती, 2 एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं पर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, 2 साइड सेम होती है, एक साइड सेम नहीं होती, बट एंगल सारे आपस में सेम होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। इसमें क्या होता है कि साइड्स तो सारी आपस में सेम होती है पर एंगल कोई भी आपस में सेम नहीं होता। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने तो सारा लिख दिया, अब मैं आपको क्या कह दूंगा, बेटा इसको याद कर लेना। अब आप लोग को दिक्कत आता है कि सर ये कैसे याद होगा, कभी किसमें क्या सेम है, किसमें क्या सेम नहीं है। मानते हो इसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है? मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। यस सर। है ना। अब इसमें क्या होता है, टीचर कहता है भाई मैं क्या करूं, जो है सो है, कर लो याद जैसा है। टीचर तो ये कहता है, अब बात छोड़ देता है बच्चों के ऊपर। अब बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े सिंसियर होते हैं, वो कहते हैं अगर भाई पेपर में आ सकता है तो डेफिनेटली इसको ढंग से कर लेते हैं। कोई कहते हैं इसको याद कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना बेटा। मैं वो चीज सिखाता हूँ। अब सुनो, क्यूबिक तो आपको याद हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब बेटा रोम्बिक शेप पे आते हैं। रोम्बिक अगर याद करना हो ना, आप इसकी एग्जांपल याद कर लो, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स शेप जो होती है वो रोम्बिक शेप होती है, मैच बॉक्स। अब बेटा अगर आप मैच बॉक्स को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, अगर आप मैच बॉक्स को देखते हो, यस, मानते हो इस पे कोई भी साइड आपस में सेम नहीं है। ध्यान से देखो, कोई भी साइड आपस में सेम नहीं है। ये साइड बड़ी है, यस सर। ये साइड छोटी है, ये और भी छोटी है। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट शेप इज Yes, sir. रोम्बिक शेप। ये रोम्बिक शेप है। अगर आपने रोम्बिक शेप को याद करना हो तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब रोम्बिक शेप पेपर में जब आ गया ना तो आपके दिमाग में मैच बॉक्स आ जानी चाहिए कि रोम्बिक शेप जो होती है वो मैच बॉक्स होती है। बात खत्म। अच्छा, अब मैं पहले आपको याद करवाता हूँ टेट्रागोनल, 5th नंबर पे जो लिखी हुई है टेट्रागोनल। अब मैं पहले वो याद करवाता हूँ। बेटा आप लोगों ने एक वो रबड़ आता है, नटराज रबड़ आता है, नटराज रबड़। अगर आपके दिमाग में है नटराज रबड़ जो आता है, तो बताओ उसकी दो साइड्स आपस में कैसी होती है, साइड्स कैसी होती है, कितनी सेम कितनी डिफरेंट? दो सेम होती है, एक डिफरेंट दो होती है। सेम एक डिफरेंट। दो सेम होती है। अब मेरे पास अभी नटराज रबड़ तो नहीं है, पर जो मैं मार्कर में इंक डालता हूं मेरे पास वो वाला बॉक्स है। अब ध्यान से देखो, ये मैच बॉक्स से अलग है। देखो ये मैच बॉक्स से अलग है, देखो ध्यान से, इसकी दो साइड सेम है कि नहीं? दो साइड सेम है कि नहीं? यस सर। Yes, yes, sir. एक साइड अलग है, दो साइड तो सेम है पर एक साइड अलग है। देखो ये मैच बॉक्स से अलग है ना, मैच बॉक्स से अलग है। तो आप याद रखना, और सभी एंगल 90 डिग्री के, एंगल सारे 90 डिग्री के हैं। तो ऐसे आपको एटलीस्ट दो शेप्स जो हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। यस, क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो जरा, रोम्बिक को याद करना हो तो मतलब समझो मैच बॉक्स याद कर लिया। और अगर आपने याद करना है टेट्रागोनल को, दो साइड्स तो आपस में सेम है पर एक साइड आपस में सेम नहीं है। अब चाहे तो आप उसके अंदर वो नटराज रबड़ को दिमाग में ले आना, या मैंने जो वो इंक का बॉक्स दिखाया था उसको दिमाग में ले आना। एंगल सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। तो एंगल इसमें भी देखो सारे 90 डिग्री थे। अब बताओ, पहले तीन क्लियर हो गई, एक दो तीन शेप क्लियर हो गई। यस सर। ओके, अब याद करते हैं पहले ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक याद करते हैं। ट्राइक्लिनिक के बारे में आप एक बात याद कर लो कि इसमें कुछ भी सेम नहीं होता, नथिंग सेम, कुछ भी सेम नहीं है। क्यूब का बिल्कुल उल्टा कह दो, कुछ भी सेम नहीं है। कोई साइड आपस में सेम नहीं है, कोई एंगल सेम नहीं है, कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? ये ऐसे याद हो जाएगा, कुछ भी सेम नहीं है। क्लियर बात? यस Yes, sir. अब याद करते हैं रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल। इसको याद करना, इसकी जो शेप होती है वो ट्विस्ट क्यूब होती है। ट्विस्ट क्यूब, क्यूब को ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट करने का बेसिकली जो मेरा मतलब है ना वो ये है कि आप ट्विस्ट कैसे करोगे। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, लाके दिखाता हूँ। देखो बेटा, अब आपको पता है ये शेप जो है वो क्यूबिक शेप है। मैंने कहा कि रोम्बोहाइड्रल जो होता है वो ट्विस्ट क्यूब। ट्विस्ट का मतलब पता क्या है? इसको बस हल्का ऐसे ट्विस्ट कर दो, लाइक ऐसे हल्का सा ना, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट करो, ये लाइक दिस, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे होने से इसकी लेंथ तो सारी सेम रहेगी पर एंगल सारे बिगड़ जाएंगे। एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं रहेगा। क्या बात क्लियर होगी? देखो अभी तो वो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, एंगल 90 डिग्री की है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दूं, क्या मेरी बात क्लियर होगी? क्या मेरी बात क्लियर होगी? Yes, sir. यस सर। है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे हल्का सा, अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगा, जैसे ये क्यूब है ना, बस समझो क्यूब की जो साइड्स है ना, अभी जो सीधी है, सीधी की बजाय वो लाइक ये हो जाएगी, लाइक समथिंग लाइक दिस, मतलब इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो मतलब जैसे वो हल्का सा ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो साइड्स तो बेटा आपस में सारी क्या हो जाएंगी, उसकी सेम हो जाएंगी, बट एंगल कोई भी 90 डिग्री के आसपास नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो नोट्स दिए आपने उनमें जो ये ट्राई यस, आप सही कह रहे थे, आपने सही गलती को पकड़ा। एंगल सारे आपस में सेम होते हैं पर 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। यस, एंगल सारे आपस में सेम होते हैं बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यस, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैंने कहा ना वो ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा, तो ट्विस्ट करने से 90 डिग्री का एंगल हट जाएगा पर एंगल रहेंगे आपस में सेम। यस, बिल्कुल सही बात बेटा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। अब रह गया हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल की जरा शेप को समझते हैं। बेटा हेक्सागोनल ना शेप ऐसी होती है, जैसे ना नाम से क्लियर है, हेक्सागोनल।
ये कुछ ऐसी शेप होती है इसकी। अब इसमें आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा दो साइड्स आपस में सेम है, दो तो साइड्स आपस में सेम है, पर एक साइड आपस में सेम नहीं है। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, दो साइड तो सेम होती है, एक साइड सेम नहीं होती। इसको याद करने के लिए आपको ये शेप याद करनी पड़ेगी। इसमें बेटा दो एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, पर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। दो एंगल तो 90 डिग्री के हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, बट एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। अब मैंने आपको 6 सिस्टम याद करवा दिए। जो याद नहीं करवा पाया वो था मोनोक्लिनिक। अगर आपको कभी मोनोक्लिनिक पेपर में आ जाए ना, बाकी 6 फेल कर देना। बाकी जो 6 सिस्टम है ना बेटा, उनको फेल कर देना, तो समझो वो जो शेप बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, कोई भी साइड्स आपस में सेम नहीं होती, दो एंगल सेम होते हैं 90 डिग्री के, पर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, ये ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं इसको याद ही मत करो। आपको 6 सिस्टम याद हो गई तो समझो जो 7वां सिस्टम होगा वो मोनोक्लिनिक होगा, बात खत्म। अब क्योंकि मेरे पास एग्जांपल बढ़िया सी निकल के नहीं आई कि मैं कोई बढ़िया सी एग्जांपल से आपको ये वाली बात समझा दूं। ये सबको बात क्लियर हो गई? जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, बट अभी आपको ना ये नहीं पता व्हाट इज यूनिट सेल। चलो मैं इस क्वेश्चन को बाद में करवाता हूँ, पहले मैं यूनिट सेल क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ और फिर मैं इसको आगे करवाता हूँ। देखो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो मैं डेफिनेशन बताने वाला हूं ना, ये सबसे मेन डेफिनेशन है, इसको समझना। यहां पे मैं दो बातें बताऊंगा, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस, ये क्या होता है, एंड व्हाट इज यूनिट सेल, ये इस चैप्टर का सबसे मेन वर्ड है। अगर आपको यूनिट सेल नहीं पता तो आपको चैप्टर नहीं आता। ना व्हाट इज स्पेस लैटिस, पहले आप स्पेस लैटिस क्या होता है बेटा, स्पेस लैटिस क्या होता है, एटम्स आयंस की 3 डायमेंशनल स्पेस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेस लैटिस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूं, आपको मैं स्पेस लैटिस दिखाता हूं। जैसे ये देखो, मैंने ना कुछ एटम्स को अरेंज कर दिया। मैंने इन एटम्स के ऊपर कुछ एटम्स और रख दिए, इनके ऊपर मैंने कुछ एटम्स और रख दिए, ओके चलो ठीक है, मैंने एटम्स के ऊपर एटम्स कुछ रख दी। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एटम्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेस लैटिस बोल देते हैं। दोबारा देखो, एटम्स के ऊपर हमने ये एटम्स रखे, ये एटम्स रखे और ये एटम रखे, तो ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं स्पेस लैटिस। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल, स्पेस लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, वो वाला स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके बार बार रिपीट करने से वो पूरा स्पेस लैटिस तैयार हो गया, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं। यानी कि अभी जो आपके सामने ये अरेंजमेंट थी उसमें ये जो था वो क्या है, यूनिट सेल है। फिर से देखो, व्हाट इज स्पेस लैटिस, द होल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, बट द दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच व्हेन वी रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जिसको हम एक के ऊपर एक अगर हम रिपीट करते रहे तब जो अरेंजमेंट बन, तो वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ना उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं। चलो बेटा ये तो बात हुई केमिस्ट्री की, इसको छोड़ते हैं, हम बेसिक सा समझते हैं, बेसिक सी बातों और समझते हैं। स्पेस लैटिस, जैसे मान लीजिए एक ईंटों की एक दीवार है, एक ब्रिक वॉल है, ठीक है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर एक और करते करते वो एक ईंट की दीवार बन गई। आप जिस रूम में बैठे हो, आप किसी भी दीवार की तरफ देखो तो वो जो दीवार है वो आपको पता है वो ईंटों से बनी हुई है, वो क्या है, स्पेस लैटिस है। बताओ उस ईंट की दीवार का यूनिट सेल कौन है, यूनिट सेल कौन है, ब्रिक ब्रिक। ब्रिक जिसके बार बार रिपीट करने से वो पूरा स्पेस लैटिस बन गया है, उसको हम यूनिट सेल कह देते हैं। आपने एक बुक रखी, एक बुक के ऊपर एक और बुक, साइड में बुक, एक और बुक,
वो जो अरेंजमेंट बनेगी दिस इज कॉल्ड क्या, स्पेस लैटिस। पर इसमें जो एक सिंगल बुक है, यस, वो क्या होगी फिर, वो क्या होगी, यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसके बार बार रिपीट करने से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमने पता क्या करना है, हमने ना एटम्स की अरेंजमेंट स्टडी करनी है, एटम्स की अरेंजमेंट स्टडी करनी है। तो वो पूरी अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए ना पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा यूनिट सेल, पहले हमें यूनिट सेल को स्टडी करना पड़ेगा। यूनिट सेल की हेल्प से आपको वो पूरी अरेंजमेंट समझ में आएगी कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। यस बेटा, क्या सबको बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अभी सुनते रहो, अभी आएगा समझ में, बढ़िया और समझ में आएगा। बेटा 7 तरह के सिस्टम होते हैं जिसमें आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो। उस 7 में से सिर्फ एक ही सिस्टम आपके सिलेबस का है, दैट इज क्यूबिक सिस्टम। तो अब आपको ना मैं क्यूबिक सिस्टम के यूनिट सेल के बारे में बताता हूं। ये बहुत मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आज का लास्ट लेक्चर करेंगे, लास्ट टॉपिक करेंगे ये वाला। पर ये बहुत, इसमें बहुत सारे सिंपल सा है, मॉडल्स के थ्रू समझाऊंगा, पर कुछ रूल्स निकल के आएंगे जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो हमारे सिलेबस में एक ही सिस्टम है, क्यूबिक। क्यूबिक सिस्टम को समझने के लिए इसके 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी बोल देते हैं। और एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी बोल देते हैं, एफसीसी। तो 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। यस बेटा, व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से देखना, समझते रहो, एट द एंड सब कुछ बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी आप देखते रहो, पहले शेप देखो, शेप क्यूबिक बन रही है। जिस यूनिट सेल में एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पे आए, एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पे आए, उस यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि आप ये वाला देखो, दैट यूनिट सेल इज ए सिंपल यूनिट सेल। इसमें जो भी एटम लगा हुआ है ना, मान लो ये एटम है, ये एटम है, मान लो ये जो है वो एटम है, ठीक है। तो जो भी एटम लगा हुआ है ना वो क्यूब के कॉर्नर पे लगा हुआ है, क्यूब के कॉर्नर पे। तो दिस इज अ सिंपल यूनिट सेल। ये सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। पर अब आपको एक कंफ्यूजन है, आपको कि सर ये कैसी शेप है, एटम की कैसी अजीब सी शेप है ना। आपको कि सर एटम जो होता है, हमने जो पढ़ा है, एटम की शेप तो होनी चाहिए स्फेरिकल, एटम तो स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। क्या बात क्लियर? तो यहाँ जो एटम की शेप है वो बड़ी अजीब सी शेप बन रही है। यस, सबको बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा एक्चुअली में कॉर्नर पे जो एटम लगा होता है ना, वो एटम एक्चुअली में फुल नहीं होता, वो एटम का 1/8 पार्ट होता है। क्यूब के कॉर्नर पे जो एटम लगा होता है वो एटम एक्चुअली में पूरा नहीं होता, वो एटम का 8वां हिस्सा होता है। मैं अभी इस बात को प्रूव करता हूं कि एटम का 8वां हिस्सा वो कैसे है, मैं ये वाली बात प्रूव करता हूं, अब ध्यान देना। देखो ये एटम फुल है, ये फुल एटम है, तो बताओ फिर ये एटम का कौन सा पार्ट है? हाफ। हाफ हो गया। अगर मैं इसको भी बीच में से काट दूं, इसको भी ऐसे बीच में से काट दूं, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो गया? 1/4 पार्ट। 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अगर मैं इसको भी काट दूं, इसको भी बीच में से काट दूं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर बीच में से काट दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? 1/8 पार्ट। और आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, क्या ये आपस में सेम पार्ट नहीं है? चेक करो। यस सर। यस सर। Hence prove कि ये जो एटम लगा हुआ है ना, ये एटम फुल एटम नहीं है, ये एटम का 8th वाला पार्ट है। ये एटम फुल नहीं है, ये एटम का 8th पार्ट है। तो बेटा एटम के क्यूब के कॉर्नर पे जो एटम लगा होता है वो एटम फुल नहीं होता, एटम का 8th पार्ट होता है। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे कि क्यूब पे जो कॉर्नर पे जो एटम आता है वो 1/8 होता है। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला, अगर कोई आपसे पूछे
सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, इसमें टोटल कितने एटम्स होते हैं, तो आप कहोगे 8 कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं, पर हर कॉर्नर पे एटम पूरा तो है नहीं, 1/8 है, यानी कि 1 एटम है। ये सिंपल यूनिट सेल सिंगल एटम से बना हुआ है। यानी आप ये कह सकते हो इस मॉडल को तैयार करने में मुझे एक बॉल का इस्तेमाल करना पड़ा, एक बॉल का। मैंने एक बॉल ली, 8 हिस्से किए, 4 ऊपर लगाए, 4 नीचे लगाए, और ये एटम, ये मॉडल तैयार हो गया। यस, क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Now, what is BCC unit cell? BCC unit cell क्या होता है? जिसमें एटम्स बेटा कॉर्नर पे तो हमेशा ही लगे होते हैं, कॉर्नर पे तो हमेशा ही लगे होते हैं, जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एटम लगा हो, बॉडी के सेंटर पे भी अगर एटम लगा हुआ है तो उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि आप ये देखो, आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा, इसमें जो एटम है वो कॉर्नर पे तो लगे हुए हैं, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी लगा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे लगा हुआ है। अब ये वाली बात तो आपको पता ही है कि जो एटम कॉर्नर पे लगा होता है वो एटम फुल नहीं होता, एटम का 1/8 होता है, पर जो बॉडी के सेंटर पे लगा होता है वो आपको दिख रहा है, यस, वो एटम कैसा है? फुल है, फुल एटम। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, बीसीसी में कितने हैं, तो आप कहेंगे एक तो बॉडी के सेंटर पे, वो तो फुल हो गया, 8 कॉर्नर पे 1/8, तो 2 एटम्स हो गए। क्या सबको बेटा बात समझ में आ गई? Yes, yes. एफसीसी, एफसीसी जिसमें बेटा एटम्स, जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो लगे ही होते हैं, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर, ये दिख रहा है ऊपर वाला फेस, दिख रहा है ऊपर वाला फेस, इसका सेंटर, साइड वाला फेस, नीचे वाला फेस, साइड वाला फेस, ये दिख रहा है सामने वाला फेस, दिख रहा है सामने वाला फेस, इसका सेंटर, और पीछे वाले फेस का सेंटर, जिसमें कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे लगा होता है, जैसे कि फेस के सेंटर पे लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो। यस, अब देखो जरा, इसमें एटम्स एक तो कॉर्नर पे तो लगा ही हुआ है, कॉर्नर पे तो लगा ही हुआ है, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जो कॉर्नर पे है उसकी कंट्रीब्यूशन तो 1/8 होती है, आपको साफ दिख रहा था। जो एटम फेस पे है वो एटम कितना है? हाफ। हाफ है, हाफ है। तो टोटल इसमें कितने एटम है? 8 कॉर्नर 1/8। बेटा फेस कितने? 6, एक फेस, 2 फेस, पीछे वाला फेस, साइड वाला फेस, ऊपर फेस और एक नीचे वाला फेस, 6 फेस हो गए। हर फेस पे आधा लगा हुआ है, तो 3 + 1, यानी आप ये कह सकते हो इस मॉडल को तैयार करने में मेरे को 4 एटम्स की, मैंने 4 एटम्स को अरेंज किया, तब जाके ये मॉडल तैयार हो पाया। यस, क्या बात क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों ने बेसिकली इसमें अभी तक क्या बातें सीखी कि भाई आपको पता चला सिंपल में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2 एटम होते हैं, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। एक आपने सीखा कॉर्नर पे जो एटम आता है वो 1/8 होता है, फेस के सेंटर पे जो एटम आता है वो हाफ होता है, और बॉडी के सेंटर पे जो एटम आता है वो फुल होता है। क्या बात क्लियर हो गई इतनी? Full. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस आज का लास्ट पॉइंट करवाता हूँ, फिर मैं इनके ऊपर कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आपको बस ये जो है ना इतना सा पोर्शन आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बेसिस पे आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ मल्टीपल्स करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। बस अब एक लास्ट बात सुन लो बेटा आज की। मैंने आपको एक बात बताई थी कि देयर आर 7 टाइप ऑफ सिस्टम, 7 तरह के सिस्टम होते हैं। मल्टीपल्स में आके कितने सिस्टम होते हैं? 7 सिस्टम होते हैं, जैसे कि क्यूबिक, रोम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, है ना, रोम्बोहाइड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, 7 होते हैं। एक पूछते हैं नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? ब्रेवियस लैटिस 14 होती है, सारे मिला के ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये मल्टीपल में पूछते हैं
सिस्टम कितने होते हैं, ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, 14। आपको सर व्हाट इज ब्रेवियस लैटिस? जैसे आपने देखा जो क्यूब था, क्यूब एक सिस्टम है और ये 3 उसके फर्दर पार्ट आ गए, इसे ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। कि क्यूब के जो ब्रेवियस लैटिस है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। क्यूब एक सिस्टम है जिसके 3 ब्रेवियस लैटिस है। ऐसे बाकी सिस्टम के भी किसी के 2, किसी के 4, किसी का 1, किसी का मतलब कुछ, तो वो सारे जब जोड़ोगे ना, जब सारे जोड़ोगे तो वो 14 बनते हैं। तो ब्रेवियस लैटिस बेटा 14 होते हैं और सिस्टम आपके 7 होते हैं। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला टॉपिक हम यहीं तक करते हैं आज। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लो।